हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है 1857 की क्रांति। इसका 2 क्लास हम लोग पहले से देख चुके हैं। आज हम लोगों का तीसरा क्लास है। अभी तक हम लोगों ने 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण कथन तथा 1857 की क्रांति के कारण, जिसमें से हम लोगों ने आर्थिक और राजनीतिक कारण को पहले की कक्षा में कंप्लीट किया है तथा प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, सैन्य और तत्कालीन कारण को दूसरी कक्षा में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस विद्रोह का केंद्र जो है कहाँ कहाँ था और इसके नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता के नाम देखेंगे। साथ ही हम लोग यह भी देखेंगे कि 1858 के चार्टर एक्ट के तहत 2 परिवर्तन क्या क्या हुए थे। मैं आप लोगों को जो भी नोट्स से समझा रही हूँ इस टॉपिक से बीपीएससी शिक्षक भर्ती और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो कि 1857 का टॉपिक उसमें पूछा जाता है, इससे बहुत सारे प्रश्न आपको टकराने वाले हैं। अगर आप लोगों को पहले के 2 क्लास का वीडियो का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विद्रोह का केंद्र। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो तत्कालीन कारण देखा था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला था। तो हमने देखा था कि 1856 में जो लोहे वाली बंदूक को बंद करके उसके स्थान पर इनफील्ड राइफल आता है और वो उस इनफील्ड राइफल में चमड़े का कवर लगा हुआ होता है और उस चमड़े के कवर में गाय और सूअर की चर्बी से वो इनफील्ड राइफल का कवर बनता है। उसी समय हम लोग देख रहे होते हैं कि बैरकपुर में 34वीं बटालियन में मंगल पांडे रहते हैं और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे 2 सिपाही पर गोली चला देते हैं, जिसमें से लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूसन ये दोनों की मौत हो जाती है और मंगल पांडे गिरफ्तार हो जाने के बाद उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। इसके बाद हम लोग ये भी देखे थे कि इसके बाद 6 मई 1857 को ये तय होता है कि जितने भी लोग जेल में बंद है जेल को तोड़कर हम लोग लाल किला पर कूच करेंगे। उसके बाद 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत होती है और कहाँ से होती है तो मेरठ से होती है और 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर लाल किला पर वो लोग कब्जा कर लेते हैं। धीरे धीरे विद्रोह जो है चारों तरफ फैलने लगता है। उसके बाद जो विद्रोह होता है 4 जून 1857 को लखनऊ से। इसके नेतृत्वकर्ता एग्जाम में पूछता है तो लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल और इसको बेगम हजरत महल को दमन करने कौन से अंग्रेज थे, अंग्रेज का नाम भी पूछता है, उसका नाम था कैपवेल। और कारण क्या था कि बेगम हजरत महल के एक पुत्र था जिसका नाम था बिरजिस कादिर। वो बहुत कम उम्र का था। अंग्रेज जबरन उसको कह रहे थे कि ये राजा नहीं बन सकता है क्योंकि इसकी उम्र अभी कम है। इसके कारण बेगम हजरत महल जो थे कैपवेल के साथ इनका युद्ध होना शुरू हो जाता है। इसके बाद दूसरा जो नाम है वो है कानपुर। कानपुर में उसके ठीक एक दिन के बाद यानी कि 5 जून 1857 को, तो बीपीएससी में डेट भी पूछता है कि विद्रोह कब से शुरू हुआ था कानपुर में, तो ये 5 जून 1857 को। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे तो नाना साहब थे। नाना साहब को 2 पंथ के नाम से भी जाना जाता है और जो दमनकर्ता में थे हैवलॉक, नील, कैंपवेल और व्हीलर, ये 4 व्यक्ति जो थे दमनकर्ता में थे नाना साहब के। उसके बाद फिर झांसी में जून में स्टार्ट होता है और 1857 जून 1857 को झांसी में स्टार्ट होता है और इसके नेतृत्वकर्ता थी रानी लक्ष्मीबाई। हालांकि आप लोग रानी लक्ष्मीबाई के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से परिचित हो ही गए होंगे। उसके बाद जो रानी लक्ष्मीबाई को दमनकर्ता में नाम आता है स्मिथ और ह्यूरोज, ये 2 व्यक्ति जो थे रानी लक्ष्मीबाई का दमनकर्ता में नाम आता है।
और इनकी रानी लक्ष्मीबाई का कारण क्या था? तो कारण था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि ये भी दत्तक पुत्र की घटना यहाँ पे थी। आप लोग याद होगा कि डलहौजी एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापक सिद्धांत या हड़प नीति चलाया था। उसके अंतर्गत कहा जाता था कि कोई भी जो राजा जिसके पास अपना पुत्र नहीं है वो गोद लिया हुआ बच्चा राजा नहीं बन सकता है। रानी लक्ष्मीबाई के पास भी अपना पुत्र नहीं था, वो दत्तक पुत्र को गोद ली हुई थी। इस कारण से हड़प नीति के तहत रानी लक्ष्मीबाई को के साथ जो स्मिथ और ह्यूरोज का युद्ध चल रहा था। उसके बाद फैज़ाबाद से पूछा जाता है कि कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व कर रहे थे और इनके दमनकर्ता में जनरल रेनार्ड थे। ठीक है, तो याद नाम रखिएगा। और बिहार से नेतृत्व करता थे बाबू वीर कुंवर सिंह और दमनकर्ता में थे विलियम टेलर और विंसेंट आयर। ठीक है, तो ये अंग्रेज में थे विलियम टेलर और विंसेंट आयर। और एक और एग्जाम में पूछता है कि पटना से बिहार में कौन थे? तो पीर अली जो नेतृत्व कर रहे थे और ये एक पुस्तक विक्रेता थे। हालांकि लास्ट में पीर अली को फांसी की सजा भी दे दी जाती है। वीर कुंवर सिंह जो थे, इसकी घटना तो आपको याद ही होगी कि वीर कुंवर सिंह एक जमींदार थे। आरा के जगदीशपुर के शाहाबाद का इलाका था। उस समय जमींदारों का काम था टैक्स वसूल कर अंग्रेजों को देना। उस समय जगदीशपुर में किसानों की पैदावार कम हो रही थी। उस स्थिति में वो मारपीट करके तो टैक्स वसूल नहीं कर पाएंगे, तो वीर बाबू कुंवर सिंह टैक्स नहीं वसूलते थे और अंग्रेजों को नहीं देते थे। अंग्रेजों का ये नियम था कि अगर आप जमींदार हैं और अगर आप टैक्स वसूल कर नहीं दे रहे हैं तो आप वो पैसा आप पर कर्ज हो जाएगा। अंग्रेजों को ये मतलब नहीं था कि आप वसूल रहे हैं या नहीं वसूल रहे हैं, आपको बस टैक्स देना है तो देना है। और जमींदार होने के नाते इन्होंने टैक्स नहीं दिया। अंग्रेजों ने इनको चिट्ठी भेजी महल खाली करने के लिए। जब ये चिट्ठी आया कि महल खाली कर दीजिए, उस समय 1857 की क्रांति का माहौल था। कुंवर सिंह ने मुंगेर की फैक्ट्री से लोगों को बुलवाया और महल के चारों तरफ रिपेयर करवाया। घर के अंदर बम और बंदूक के कारखाने लगाए और आंदोलन के लिए ये निकल पड़े। पूरा उत्तर प्रदेश घूमते हुए जब वापस आए तो जब गोली लगती है तो अपना हाथ काटकर गंगा मैया को भी चढ़ा देते हैं। फिर पेचिश के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये रही बाबू वीर कुंवर सिंह की कहानी। इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली और दमनकर्ता में थे रेनार्ड। फिर बरेली से पूछता है तो बरेली से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बरेली से नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खान। और जो इसमें दमनकर्ता में नाम आता है विंसेंट आयर का। तो एग्जाम में आपको पूछ देता है बार बार कि इलाहाबाद से निम्नलिखित में से कौन खड़े थे या निम्नलिखित में से कौन खड़े नहीं थे, बरेली से कौन खड़े थे, बरेली से कौन खड़े नहीं थे। इस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाते हैं। उसके बाद 1 नवंबर 1858 की एक घटना होती है, यानी कि 1 नवंबर 1858 के पहले कंपनी के हाथों में था। 1857 के पहले जितने भी कामकाज होते थे वो कंपनी के हाथों में था, लेकिन 1 नवंबर 1858 के बाद ये जो है क्राउन के हाथ में ये चला गया। अब जो है क्राउन यानी कि ब्रिटेन की जो महारानी थी, अब सब कुछ उसके हाथ में चला गया। 1 नवंबर 1858 को कैनिंग दिल्ली जा रहा था और इलाहाबाद के रास्ते में ही रोककर इलाहाबाद में चार्टर साइन करवाया गया। तो ये एग्जाम में पूछता है कि 1858 का चार्टर एक्ट कैनिंग के द्वारा कहाँ पर साइन करवाया गया था। ये एग्जाम में कई बार पूछा है। तो इलाहाबाद में, हालांकि ये जा रहा था दिल्ली, लेकिन रास्ते में ही रोककर इसे दिल्ली में नहीं साइन करवाया गया, इसे इलाहाबाद में ही इस चार्टर पर साइन करवा लिया गया था। तो याद रखिएगा कि 1858 का चार्टर एक्ट कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में ही साइन करवाया गया। और इस चार्टर के तहत यानी कि 1858 के चार्टर के तहत 2 परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन क्या हुआ कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त और वायसराय का पद आया। यानी कि
1858 के चार्टर एक्ट के पहले गवर्नर जनरल का पद था, यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो था अंतिम गवर्नर जनरल था और लॉर्ड कैनिंग ही प्रथम वायसराय भी बना है। इसके बाद दूसरा जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पद समाप्त कर दिया गया। तो ये पूछता है कि किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पद समाप्त किया गया, तो 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। और इसकी जगह क्या हुआ, तो इसकी जगह भारत का राज सचिव का पद सृजित हुआ। फिर आगे है कि भारत का राज सचिव को गाइड करने के लिए, यानी कि जो भारत का राज सचिव है, इस राज सचिव को गाइड करने के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ये पूछता है कि भारत के राज सचिव को गाइड करने के लिए, उसको सलाह देने के लिए किसकी स्थापना की गई थी, तो 15 सदस्यीय ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, तो आपको याद रखना है 15 सदस्यीय परिषद, ठीक है। और इसको वायसराय का लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा गया है। टोटल यहाँ की टोटल कमान जो है महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई और महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी बन गई और कैसरे हिंद की उपाधि भी महारानी विक्टोरिया को दी गई थी। तो अब यहाँ पे 1857 की क्रांति का जो टॉपिक था मेरा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।